आज हम करेंगे भाषाई कौशल का विकास। भाषाई कौशल का विकास हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक किया था, आप सबने ऑफ कोर्स वो वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने किया था भाषा, अर्थ, प्रकृति व महत्व, जिसमें हमने समझा था कि भाषा शब्द किस धातु से आया है, उस स्वीड ने उसकी क्या डेफिनेशन दी, रायबर्न के अनुसार क्या था, भाषा मुख्य रूप से कितनी प्रकार का होता है, उसकी प्रकृति, मनोवृत्ति और महत्व किए थे। आज हम करेंगे भाषाई कौशल का विकास। सबसे पहले बात करते हैं भाषा का स्वाभाविक प्रक्रिया को सीखने के 4 सोपान होते हैं। 4 कौन कौन से सोपान होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये मनोवैज्ञानिक रूप होते हैं। जब सबसे पहले एक शिशु जन्म लेता है तो वो सबसे पहले वो सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और लिखता है। ये इसी क्रम के अनुसार चलते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही चले। मारिया मोंटेसरी के अनुसार सबसे पहले सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। वो पढ़ना को बाद में और लिखना को पहले बताती हैं। ये हमारे 4 सोपान थे और मारिया मोंटेसरी के अनुसार थे। यहाँ भाषाई कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम है। श्रवण को सुनना, भाषण को बोलना, श्रवण एवं बोलना ध्वनि विज्ञान संबंधित है। पठन और लेखन कौशल लिपि विज्ञान से संबंधित है। श्रवण कौशल, पठन कौशल, भाषण कौशल और लेखन कौशल, हम इनको ग्रहणात्मक कहते हैं और अभिव्यक्ति कहते हैं। जब हम सुनते हैं और पाठ करते हैं तो हम ग्रहण करते हैं, जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। उसके बाद आता है श्रवण कौशल तथा भाषण कौशल अमूर्त रूप होता है। पठन एवं लेखन कौशल को मूर्त रूप होता है। उपयुक्त चारों कौशलों का सही क्रम में विकास करके क्रम भाषा में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह मनोवैज्ञानिक क्रम होते हैं। भाषाई कौशलों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहले विचार को ग्रहण करना, दूसरा है अभिव्यक्त करना। ग्रहण करते हैं हम सुनकर और पढ़कर, और अभिव्यक्त करते हैं बोलकर व लिखकर। सुनने की क्रिया तो बालक में जन्मजात होती है। मनोवैज्ञानिक का मत है कि बालक सर्वप्रथम भाषा को सुनता है, फिर बार बार एक ही ध्वनि को सुनते हुए अनुकरण करते हैं और बोलना प्रारंभ करते हैं। अंततः बोलने व सुनने की क्रिया सरल व स्वाभाविक होती है तथा पढ़ना लिखने की तुलना में कठिन होता है। ये आपको लर्न करना है कि कौन सी बात कठिन होती है। प्रयोग क्वेश्चन आ जाता है आपको एमसीक्यूज में। अंततः बोलना व सुनने की प्रक्रिया सरल व स्वाभाविक है तथा पढ़ना व लिखने की तुलना में कठिन होता है। श्रवण कौशल, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे श्रवण कौशल। भाषा कौशलों की यह प्रथम कौशल होता है। भाषा सीखने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला तथा सबसे पहले विकास को प्राप्त करने वाला भाषी कौशल श्रवण है। इस भाषा को सीखने के लिए वक्ता का अनुकरण किया जाता है। इस कौशल से भाषा का परिचय होता है। यह कौशल आदर्श वाचन क्रिया से संपन्न होता है। भाषा शिक्षण में प्राथमिक कार्य श्रवण ही होता है। अंततः भाषा, पठन, लेखन, इन तीनों के कौशलों का आधार श्रवण कौशल होता है। अगर हमसे पूछते हैं कि आधार कौन सा कौशल है तो हम कहेंगे श्रवण कौशल है। इस कौशल से भाषा में छात्रा की रुचि प्रथम चरण से क्रिया हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। क्रिया का मतलब भाषा का ग्रहण प्राय श्रवण के माध्यम से ही होता है, लेकिन सुनना पात्री श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि ध्यान पूर्वक सुनकर अर्थों को ग्रहण करना भी श्रवण कौशल आता है। श्रवण कौशल के साधन: परिवार के सदस्य, गुरुमुख, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेलीफोन, संगणक, ध्वनियाँ, विस्तार। ये कुछ हमारे पास श्रवण कौशल के साधन हैं। उसके बाद आती है हमारे पास श्रवण कौशल की आवश्यकता। शब्दों का शुद्ध उच्चारण के लिए, सुनकर पुनः कहने के लिए, शब्दों के अर्थ जानने के लिए, अनुवाचन के लिए, भाषा समर्थन के लिए। श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य सुनकर ग्रहण अर्थ करना होता है। फिर आता है हमारे पास भाषण कौशल। भाषा कौशल क्या है? द्वितीय कौशल है। वाणी के रूपों में भावों को प्रकट करना ही भाषण कौशल कहलाता है। अपने हास्य को प्रकट करने के लिए शब्दों की संगठित प्रयोग किया जाना ही भाषण कौशल कहलाता है। भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति अर्थात मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करना है। भाषा कौशल 2 साधन होते हैं, अनुकरण और अभ्यास। इन दोनों साधनों के माध्यम से भाषा की शुद्धता की पहचान होती है। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान भाषण कौशल से ही संभावित है। भाषा कौशल जन्मजात या वंशागत नहीं होती है। हमने कल वीडियो में की थी कि भाषा कौशल हमारे पास जन्मजात नहीं होते, इन्हें अनुकरण और अभ्यास के द्वारा सीखा जाता है, अर्थात लोगों को बोलते हुए देखते और कौशल को बल मिलता है। शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण में आरोह अवरोह, गति, यति, लय, ताल ठीक प्रकार से भाव अभिव्यक्त आदि पोषण कौशल से ही
संभव है। भाषा कौशल की आवश्यकता क्या है? तो कहते हैं विचार एवं भावों को प्रकट करने के लिए ठीक प्रकार से उच्चारण करने की अनेक सभाओं से भाव ग्रहण करने के लिए भाषा कौशल के विकास के लिए आवश्यक कार्य, तो ये हमारे लिए आवश्यकता बताई गई है। प्रारंभिक स्तर पर भाषा कौशल संपन्न करवाने के लिए अधिक से अधिक मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए। प्रारंभिक कौशल पर आ जाए तो हम क्या कहेंगे? अधिक से अधिक मौखिक अभ्यास कराएंगे। उच्च स्तर पर भाषा प्रयोगिता आयोजित करवाई जाएंगी। बाल गीत, वाद विवाद, शुद्ध उच्चारण, अंताक्षरी का आयोजन करवाया जाएगा। भाषा कौशल के विकास के लिए वर्णों का उच्चारण स्थान ज्ञान की आवश्यक है। विशेष भाषा कौशल को वादन कौशल भी कहा जाता है। विशेष भाषण कौशल को वादन कौशल भी कहा जाता है। आपसे को MCQs में आ सकता है कि भाषा कौशल को हम क्या कहते हैं? वादन कौशल कहते हैं। उसके बाद आता है भाषा शिक्षण की दृष्टि से माँ को बालक की प्रथम शिक्षिका व परिवार को प्रथम पाठशाला माना जाता है। उसके बाद है हमारे पास पाठन या वाचन कौशल। यह हमारे पास तृतीय कौशल है। यह कौशल भाषा से में ज्ञान प्राप्ति का आधार होता है। इस कौशल से छात्र की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, अधिगम क्षमता उत्पन्न होती है। लिखित रूप से विद्यमान अंश को मन अथवा प्रकट रूप में पढ़कर उसका भाव ग्रहण करना ही पढ़ना कौशल कहलाता है। पठन कौशल में अर्थ ग्रहण आवश्यक होता है। छात्र सुनने की अपेक्षा पढ़कर अधिक अर्थ ग्रहण करते हैं। पठन कौशल की प्रमुख 4 बातें: वर्णमाला की पहचान, पढ़ने के साथ साथ अर्थ ग्रहण करना, पठन सामग्री में क्रमबद्धता, उसी शब्द के अन्य आने पर पहचान कर शुद्ध पढ़ना, अंतर आने पर पहचान कर शुद्ध पढ़ना। उद्देश्य: पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना होता है। लिपि, संकेत एवं वर्णों का उच्चार पूर्वक अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया पठन कौशल कहलाती है। अंत: श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम सुनकर पढ़ते हैं उससे ज़्यादा जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो उससे हमें ज़्यादा लर्न होता है। पठन के 2 कारक प्रभावित होते हैं। पहले है मुद्रा, दूसरा है शैली। पठन मुद्रा: इसमें छात्रों की सिखाया जाता है कि किस प्रकार सही मुद्रा में खड़े होकर बैठकर पुस्तक को आंखों से उचित दूरी पर रख कैसे पढ़ा जाए, कैसे उसका पाठन किया जाता है। पठन कौशल। पठन शैली: पठन शैली से तात्पर्य है कि लिखित सामग्री को सही लति, गति, यति, प्रवाह एवं शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए। इसके उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर है गति, लयपूर्वक उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना। माध्यमिक स्तर पर भावों को अनुकूल अभिव्यक्त करना। उचित स्तर पर संरचनात्मक शक्ति का विकास, स्वयं शैली का विकास, आनंद अनुभूति को प्राप्त करना। ये हमारे पास पठन कौशल के कुछ उद्देश्य हैं। उसके बाद आता है पठन कौशल के प्रकार। इसके 4 प्रकार है: बाह्य पठन, मौन पठन, सूक्ष्म पठन और विस्तृत पठन। संख्या की दृष्टि से 2 प्रकार के हैं। पहले व्यक्तिगत पाठ और सामूहिक पाठ। व्यक्तिगत पाठ एक समय में एक छात्र द्वारा पढ़ना। सामूहिक पाठ एक समय में सभी छात्रों द्वारा पढ़ना। अभिव्यक्ति की दृष्टि से आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन, मौन वाचन। संस्वर वाचन कौन सा होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं संस्वर वाचन की। विषय वस्तु की ध्वनि में उच्चारण करके पढ़ना ही स्वर वाचन कहलाता है। उद्देश्य: शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास, लय, गति, यति, सुर, ताल, आरोह अवरोह की क्षमता का विकास। संस्वर वाचन 3 प्रकार का होता है: आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन। उसके बाद आता है आदर्श वाचन का मुख्य उद्देश्य प्रस्तुतिकरण। अनुकरण वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या? कठिनाई निवारण। समवेत वाचन का क्या है? दोहरान। संस्वर वाचन की सावधानियाँ। संस्वर वाचन सदैव खड़े होकर किया जाना चाहिए। पुस्तक बाएं हाथ में होनी चाहिए। 45 डिग्री होना चाहिए। सदैव आरोह अवरोह के स्थान पर किया जाना चाहिए। पुस्तक आंखों से दूरी कम से कम 3 इंच की दूरी पर होनी चाहिए। मौन वाचन: विषय वस्तु को बिना उच्चारण किए मन ही मन पढ़ना चाहिए। मौन पाठक का अर्थ ग्रहण क्षमता सर्वाधिक होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। उद्देश्य क्या है? इससे प्रवृत्ति के विकास होता है। पठन के मुख्य भावों का आत्मसात करने की क्षमता का विकास होता है। बालक में चिंतन व मनन शक्ति का विकास होता है। मौन वाचन 3 प्रकार के होते हैं: सरसरी मौन वाचक, गंभीर मौन वाचन और धुत मौन वाचन।
विशेष आदर्श वाचन केवल अध्यापक द्वारा किया जाता है, छात्रों द्वारा नहीं। अर्थपूर्वक भाव ग्रहण करने के लिए मौन वाचन सर्वश्रेष्ठ है। अधिक समय तक मौन वाचन का प्रयोग करने पर उच्चारण संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। हरभट्ट सन्यापन महोदय ने पठन कार्य के 5 चरण निर्धारित किए हैं, जिनका उपयोग एक निश्चित क्रम के करना आवश्यक है, जिसका संपूर्ण सूत्र निम्न है। SQ3R, SQ RRR। इसका मतलब क्या होता है? सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिव्यू, रिवीजन। कहीं कहीं पर रीड, रिसाइट, रिव्यू लिखा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कौन सा आ रहा है। फिर है पठन कौशल के अभिवृद्धि करने वाली विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ हैं? पहले आती है हमारे पास वर्णमाला अक्षरबोध विधि। यह सबसे प्राचीन विधि है। इसे वर्ण प्रधान विधि भी कहा जाता है। सर्वप्रथम बालक एक एक वर्ण का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे शब्दों का पठन कराया जाता है। यह विधि सरल से कठिन की ओर चलती है। इसके बाद आता है शब्द विधि, फिर है वाक्य विधि, ध्वनि समय विधि। अब बात करते हैं शब्द विधि की। इसमें चित्रों के माध्यम से शब्द का ज्ञान दिया जाता है। इस विधि को देखो और पढ़ो विधि भी कहा जाता है। पठन के आधार पर यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए अत्यंत उपयोगी है। उसके बाद आती है वाक्य विधि। इस विधि में वाक्यों के आधार पर पठन किया जाता है, लेकिन पाठ्य में प्रयुक्त पदों का पूर्व ज्ञान आवश्यक है। भाव के आधार पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी विधि है, क्योंकि इससे अर्थबोध की क्षमता उत्पन्न होती है। यह मनोवैज्ञानिक विधि भी है। आपसे पूछ सकते हैं मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? ये ऐसे यहाँ पर आया था, देखो और पढ़ो विधि किसे कहा जाता है। उसके बाद आता है ध्वनि सामान्य विधि। इसमें वर्णों, अक्षरों, शब्दों की ध्वनि पर विशेष बल दिया जाता है, अर्थात एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ पढ़ाया जाता है, जैसे चाचा, काका, पापा इत्यादि। फिर नेक्स्ट इसके बाद आती है कथा विधि। वाक्य शिक्षण का दूसरा रूप, जिसमें अनेक चित्रों के माध्यम से कथा बालकों को सुनाई जाती है, उसे कथा विधि कहा जाता है। इसके 6 लक्षण होते हैं। गंध को गाकर, शीघ्रतापूर्वक सिर हिलाकर, लिखे हुए को बिना अर्थ जाने कंठ से पढ़ने वाले निम्न कोटि के पाठक होते हैं। अल्प पाणिनि शिक्षा के अनुसार उत्तम पाठक में निम्नलिखित 6 लक्षण होते हैं। मधुरता, अक्षरों की स्पष्टता, अभिव्यक्ति, पद उच्छेद, सुरसुरता, धैर्य, लय आदि। विशेष पठन योग्यों को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यक्तिगत वातावरण। इसके बाद आता है हमारे पास लेखन कौशल। ये हमारे पास अंतिम कौशल है तथा सबसे कठिन कौशल है। लिखित अभिव्यक्ति की कुशलता को ही लेखन कौशल कहा जाता है। वाणी के रूप में भाषा का स्थिर रूप प्रदान करना लेखक कौशल कहलाता है। वाणी रूप को अथवा वाचन क्रिया को वाणी में वर्णों में लिखना ही लेखन कौशल कहलाता है। किसको लिखना? वाणी रूप को किस में लिखना? वर्ण में लिखना, उसे ही क्या कहते हैं? लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल स्थायी होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। अंत भाषा की इस कौशल को प्रतिबिंब कौशल कहा जाता है। लेखन कौशल का आधार लिपि होती है। इससे कौशल में छात्रों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति संपन्न करनी होती है। लेखन कौशल की वृद्धि अभिवृद्धि करने की विधियां कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है स्वतंत्र अनुकरण विधि। वर्ण रचना सीखने की सबसे प्राचीनतम विधि यही है। विधि में शिक्षक श्यामपट्ट बच्चों की स्लेट तख्ती पर लिखता है, छात्रों उन्हें वर्णों को उनकी नीचे लिखता है। रूपरेखा अनुकरण विधि। इस रेखा विधि भी कहते हैं। इस विधि में प्रारंभ बच्चों की विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींचने का अभ्यास कराया जाता है। उसके बाद आती है दृश्य लेखन विधि। दृश्य लेखन विधि, इसे जैकलेट विधि भी कहते हैं। अध्यापक के द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण करके छात्र लिखता है। पुस्तक या श्यामपट्ट पर देकर छात्र अभ्यास करता है। इस विधि में अशुद्धियां कम होती हैं। इस विधि में विराम चिन्ह आदि का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद आती है श्रुत लेखन विधि, फिर मेंटॉन्सरी विधि। पहले है श्रुत लेखन विधि। इस विधि में शिक्षक के उच्चारण को सुनकर छात्र लिखता है। इस विधि में अध्यापक मध्यम गति से वाचन करता है। इस विधि में अध्यापक विराम चिन्हों को न बोले बल्कि छात्र उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। यह विधि उच्च प्राथमिक व मध्यम स्तर के लिए श्रेष्ठ है। मोंटेसरी विधि। मारिया मोंटेसरी महोदय 3 वर्ष की आयु के पश्चात बच्चे के वर्ण सिखाने का समर्थ करती हैं। इन्होंने सबसे पहले आपको बताया था क्या बोला? सुनना, पढ़ना, लिखना और पढ़ना इन्होंने दिया था। इस विधि में आँख, कान, हाथ तीनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस विधि में सर्वप्रथम बच्चों
बच्चे को लकड़ी गत्ते के ऊपर बने हुए अक्षर दिए जाते हैं, उन पर उंगली फेरने को कहा जाता है। तत्पश्चात उन वर्णों पर पेन या पेंसिल को फेरा जाता है, जिससे वर्णों की आकृति उभर कर आती है और छात्र उसे देखकर लिखते हैं। इस विधि में लेखन क्रिया को सिखाने के लिए छात्र को कलम पकड़ने व अवस्था का ज्ञान भी करवाया जाता है। इसके बाद है किंडरगार्टन विधि। आप सब कमेंट करके बताना कि किंडरगार्टन विधि किसने दी है। छात्र में लेखन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए चित्रकृतियों के माध्यम से खेल खेल में कला का विकास किया जाता है। विशेष कैस में भाषा के चारों कौशलों को श्रवण, पठन कौशल, अतिरिक्त कौशल होते हैं जिसका उद्देश्य ग्रहण करना होता है, तथा भाषण और लेखन बाहरी कौशल होते हैं जिनका उद्देश्य अभिव्यक्ति प्रकट करना होता है। ये थे हमारे पास 4 कौशल। इसके बाद हम करेंगे भाषा शिक्षण की आवश्यकता व चुनौतियाँ। ये कल टॉपिक करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।